हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेमिसाल है। चूज़ द बेस्ट, बी द बेस्ट। श्रेष्ठ चुनो, सर्वश्रेष्ठ बनो। मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से आज के इस खूबसूरत मंच अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड के डेडिकेटर मंच से सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजर, मेंटर एंड होस्ट मैडम नज़मा राजपूत जी का वेलकम करता हूं और साथ ही साथ अपने सारे प्रिय साथियों, भाई बहनों जो कि आज इस वेबिनार में शिरकत कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं और को होस्ट और होस्ट भी हैं, उन सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और सभी भाई बहनों को मैं नमस्कार और आदाब बोलता हूं तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदैव ही भगवान से, ईश्वर से शुभकामना करता हूं। प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सब देखते आ रहे हैं कि हमारी मेंटर, हमारी आदरणीय नज़मा मैम हमारे लिए एक प्रोग्राम चला रही हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्यक्तित्व के विकास का कार्यक्रम। उसके अंतर्गत बहुत आयामों से हम गुजर चुके हैं, बहुत प्रकार के जो है भावनात्मक और प्रयोगात्मक तथा संज्ञात्मक वार्ताएं हम लोग कर चुके हैं और उससे हम समझते हैं कि हमारे भाइयों के व्यक्तित्व में निखार भी आया होगा और हमारे सुनने और इस मंच पर आ करके बैठने वाले, इस मंच पर विराजमान होने वाले हमारे सारे फाउंडिंग मेंबर्स भाई लोगों को भी उससे काफ़ी लाभ और फायदा हुआ होगा। उसी कड़ी में आज का जो हमको टॉपिक दिया गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उसको वो भली भांत शायद हमारे सारे पार्टिसिपेंट को पता है। टॉपिक है चूज द बेस्ट, बी द बेस्ट, मतलब श्रेष्ठ चुनो, सर्वश्रेष्ठ बने। तो प्यारे भाइयों, हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो हमने चूज किया है अपने कार्य क्षेत्रों में से एक कार्य क्षेत्र अनपैसिव का। बहुत सारे कार्य क्षेत्र होंगे हमारे सभी भाई बहनों के, लेकिन उनमें से हमने चूज किया है सर्वश्रेष्ठ के रूप में शायद अपने कार्य क्षेत्रों में से एक कार्य क्षेत्र अनपैसिव को। यहाँ पर हम एक श्रेष्ठतम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर एस मुफारे सर को का भी चुनाव किया है और उनको चुन करके, उनके विजन को देख करके, उनकी पर्सनालिटी को देख करके, उनके इस परिश्रम और इस अडिग विश्वास को देख करके हमने उनका चुनाव किया है। और हमने ये भी समझा है कि वो सर्वश्रेष्ठ से भी अगर कोई ऊपर एक शब्द है तो उससे ऊपर हमारे एस सर हैं। तो और जो वो एक महान कंपनी, आईटी कंपनी के महानायक भी हैं, संस्थापक हैं, उस श्रेष्ठ कंपनी को भी हम सभी ने फाउंडिंग मेंबर्स, संस्थापक सदस्यों ने श्रेष्ठतम चुनाव कर लिया है, उसको एक श्रेष्ठतम के रूप में चुनाव कर लिया है। तो जब हमने श्रेष्ठ चुन लिया है तो हमें उसके साथ सर्वश्रेष्ठ बनकर नहीं तो कम से कम श्रेष्ठ बनकर तो दिखाना ही है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखा सकें तो बहुत ही अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें अपनी कंपनी अनपैसिव के साथ, हमारे सीईओ महान एस सर के साथ उस जज्बे को अपनाना है, उस कार्यशैली को अपनाना है, उसके बनाए हुए, हमारी कंपनी के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ अपेक्षाकृत जैसी अपेक्षाएं हैं उन प्रोडक्ट्स की, उन कंपनी की हमसे, उसके अपेक्षाकृत प्रतिक्रियाओं, कार्यों को अंजाम देना है। एक ईमानदारी के साथ अपना पूर्ण समर्थन, अपना पूर्ण सहयोग जो हमारी अनपैसिव कंपनी हमसे चाहती है उसके सामने खरा उतरना है। तभी हम कह सकेंगे कि अपनी पीठ को
तभी हम कह सकेंगे और अपनी पीठ को थपथपा सकेंगे, आप और हम सभी थपथपा सकेंगे कि हम अपनी कंपनी ऑन पैसिव के साथ भी श्रेष्ठ बनकर खड़े हो सके हैं। अगर आप श्रेष्ठ होंगे तो आपके आसपास, आपके साथ साथ कंपनी के और लोग कोई जरूर जान जाएगा कि रियल में, वास्तव में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रिय मित्रों, यह तो रही एक बात जो आप अपनी कंपनी के लिए दिखाया है, और सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत लिए हुए कंपनी के साथ आप जूझ रहे हैं और कंपनी में अपने दमखम को आप दिखा रहे हैं। और आशा है कि एक दिन आप हर हमारा भाई, हर हमारा फाउंडिंग मेंबर ब्रदर एंड सिस्टर्स जो है अपने आप को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ दिखा सकेंगे, बना सकेंगे। आइए, इसके बाद और भी तमाम आयाम हैं जीवन के, जहाँ पर कंपनी के अलावा भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना होता है इंसान को। जीवन में बहुत सारे आयाम हैं जहाँ पर आपको, आपके लिए चुनौती खड़ी होती है, आपको उनसे गुजरना होता है, और उन आयामों में भी आपको श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ साबित करना पड़ता है। तो हम इसके बाद ये कहेंगे कि अपने पार्टिसिपेंट्स भाइयों मित्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रेष्ठ चुनो और श्रेष्ठ बनो। अगर हमें चुनने का मौका मिले तो हमें ही सबसे अच्छा ही चुनना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये हुआ, मैं रुक रुक के बोल इसलिए पा रहा हूँ कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हमको चुनने का मौका मिलता है, अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह का कार्य हमको पसंद है या चुनने का अगर मौका है तो हम एक श्रेष्ठ को चुनते हैं और उस पर अपने कार्य को करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चुनने का मौका मिलता ही नहीं, तो हमें अवश्य ही सबसे अच्छा ही नहीं हम चुन पाते, तो हम सबसे अच्छा नहीं चुन पाते जब हमें मौका नहीं मिलता तो। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर जो भी कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्य में से उसमें शामिल हैं, हमें उनमें से जब चुनने का मौका नहीं मिलता, बल्कि वह कार्य हमें मिल जाते हैं, हमें ऊपर से दे दिए जाते हैं और हमें उन्हें संपादित करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें कोई भी कार्य मिले तो हमारे अंदर यह काबिलियत, यह एबिलिटी, यह गुण होना चाहिए कि उनको भी हम सिरोधार्य करें, उन कार्यों को भी हम सिरोधार्य करके अपनी स्किल, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से, अपनी जिज्ञासा से उन कार्यों को भी सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दें या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में ले आएं। तभी तो हमारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा का आकलन हो सकेगा और आपके व्यक्तित्व के विकास में भी बढ़ोतरी होगी। प्रिय साथियों, हम आयामों की बात कर रहे थे कि इसके अलावा भी कुछ आयाम हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र के, और उनमें हमें किस तरह से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है। उन आयामों में दो चार महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनको मैं यहाँ बताना चाहूँगा। पहली है ईमानदारी। ईमानदारी की नीति का चुनाव एक सर्वश्रेष्ठ चुनाव है। ईमानदारी की नीति का चुनाव एक सर्वश्रेष्ठ चुनाव है जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। ईमानदारी या ईमानदार होना वो महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी मनुष्य को अपने समाज में, अपने वातावरण में, अपने हर ग्रुप में, चाहे परिवार में, परिवार से लेकर अन्य सारे स्थलों पर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसलिए परिवार के साथ भी आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ें। अपने कार्य के प्रति लगन और समर्पण। आपने तो पहले अपने कार्य का चुनाव किया। कभी कभी आपको कोई ऐसा कार्य भी मिलता है जिसको कि आप चुनते नहीं हो, आपको मिल ही जाता है और आपको उसी कार्य को श्रेष्ठ मानकर कार्य को करना होता है। तो यहाँ हम यही कहेंगे कि यदि आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो अपने कार्य के प्रति लगन, मेहनत और ईमानदारी रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर आप ईश्वर की पूजा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।
यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि प्रत्येक बंदा, प्रत्येक व्यक्ति वो चाहे जिस धर्म और क्या नाम इस संप्रदाय को मानता हो, वो अपने अपने ईश्वर की पूजा को सबसे बड़ा महत्व देता है। तो हम ये मानते हैं कि जो कार्य आपको मिला है उसको उसी की ईश्वर की पूजा समझकर ही, बल्कि उससे भी ऊपर कुछ है तो वो समझकर हमको करना चाहिए, तभी आपका कार्य संपादन सर्वश्रेष्ठ होगा। और अगर आप उसको ईश्वर की पूजा समझकर करेंगे तो आप उसमें अपना सर्वस्व लगा देंगे, आप अपना सारा का सारा इफर्ट उसमें लगा देंगे। उसमें फिर क्या होगा कि ईश्वर का भी हाथ आ जाएगा, ईश्वर की भी कृपा उसमें आ जाएगी और आपका व्यक्तित्व भी सर्वश्रेष्ठ होगा और आपको सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में गिना जाएगा। आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कार्य का संपादन करने वाला कहलाएंगे। तीसरा है अपने परिवार के प्रति समर्पण। आपको जो परिवार मिला है उसमें आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सभी शामिल हैं। आपको इन सभी को श्रेष्ठ मानकर या श्रेष्ठ बनाकर, श्रेष्ठ उनको मानकर या उनको श्रेष्ठ बनाकर, अगर वो श्रेष्ठ नहीं है तो उनको श्रेष्ठ बनाना भी आपका ही कार्य है। उनके प्रति अपने 100% की सेवा, मतलब उनके प्रति अपनी 100% की सेवाएं देकर अपने परिवार का भी प्रिय बनना होगा आपको, और तभी वहां भी आप सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने समाज, अपने देश के प्रति भी आपकी सेवा और समर्पण का बड़ा महत्व है। इसलिए अपने समाज और देश को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसके प्रति जो कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं, समाज को, देश को, प्रदेश को, उस पर आपको आशावान होकर धैर्यपूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा। तभी आप वहां भी अपने आपको सर्वश्रेष्ठ की पंक्ति में खड़ा हुआ देख सकेंगे। ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति कहा गया है। पहले मैंने ईमानदारी कहा, और ईमानदारी एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति है कि अगर आप उसको अपना लेंगे तो अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि ईमानदारी में सब कुछ आ जाता है। अगर आप ईमानदार हैं तो कोई भी चीज बचती ही नहीं कि आप कहीं गलत करेंगे, और अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आप हर चीज जब ठीक करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होंगे ही। तो मैं ये कह रहा हूं कि ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति कहा गया है, और अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ नीति है। इसलिए हमें ईमानदारी का चुनाव हर क्षेत्र में करना चाहिए और संपूर्ण ईमानदार होना चाहिए। कहीं से कोर कसर नहीं होना चाहिए, आधा ईमानदार नहीं होना चाहिए, चौथा ईमानदार नहीं होना चाहिए, संपूर्ण ईमानदार होना चाहिए। इसकी महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार हैं जो मैं नीचे बता रहा हूँ। ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति है। यह एक अच्छी तरह से काम करने वाली रिश्ते की नींव है। जो लोग सच बोलते हैं वो बेहतर रिश्ते और बेहतर संसार बनाने में सक्षम होते हैं, ईमानदार कहलाते हैं। ईमानदारी हमें जीवन में किसी भी बुरी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। ईमानदार होना व्यक्ति को अच्छे और साफ चरित्र को प्रदर्शित करता है। एक शांत मस्तिष्क शरीर, मन और आत्मा के बीच अच्छा संतुलन बनाता है और व्यक्ति को संतुष्टि देता है। कौन? ईमानदार होना। ईमानदार व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं। ईमानदार व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि भगवान के दिल में भी रहते हैं। ईमानदारी सफल जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र होती है। यह आत्मविश्वास और अच्छाई की भावना लाती है। ईमानदारी एक शक्ति है जिसमें भ्रष्टाचार को दूर करने और समाज से कई सामाजिक मुद्दों को हल करने की क्षमता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, हम समझते हैं कि जीवन में ईमानदारी को पूर्णतया अपना लेने से ही हम सभी क्षेत्रों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकते हैं और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव बना सकते हैं। इन शब्दों के बाद मैं अपने जीवन का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर हमारी मैडम नाज़मा बाजी की इजाज़त हो तो। वैसे बहुत से लोग अपने जीवन की घटनाओं को यहाँ पर शामिल करते हैं। इसी
श्रेणी में मैं भी अपने आप को एक घटना को शामिल करता हूँ जहां पर मुझे यही शब्द बोला गया था, सर्वश्रेष्ठ। तो उसको मैं बताता हूँ। मैं लखनऊ में सर्विस करता था और लखनऊ से 1976 करीब जून के महीना था, मई जून का महीना था, मेरा ट्रांसफर महाराष्ट्र, सोलापुर एक जगह है महाराष्ट्र में, वो एक सोलापुर महाराष्ट्र का एक औद्योगिक शहर है। वो 1976 का मई या जून का महीना था जब मेरा ट्रांसफर वहाँ हुआ था। वहाँ पर एक करीब 125 लगभग लोगों की का ऑफिस कार्यालय था, जिसमें काफी लोग यांत्रिक भी थे, टेक्निकल भी थे और कुछ कार्यालयीन कार्यकर्ता थे। उनमें मैं भी था। उस समय मैं यहाँ से जेई में ट्रांसफर होकर के मैं वहाँ गया था। तो मैं वहाँ पर एक हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जो किसी भी विभाग के किसी भी प्रोजेक्ट के सबसे हेड होते हैं, उनका नाम था मिस्टर MIS इनामदार। नाम होगा भी, अभी हम उनके बारे में कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उस समय की बात बोल रहा हूँ कि उनका नाम मिस्टर MIS इनामदार था। मोहम्मद साबिर क्या तो और कुछ इस तरह का था, अहमद इनामदार इस तरह से कुछ था। मोहम्मद साबिर तो मैं जानता हूँ, मोहम्मद इस्माइल साबिर इनामदार, हाँ सॉरी, मोहम्मद इस्माइल साबिर इनामदार था। तो महाराष्ट्र में ये नियम है कि पहले अपना नाम होता है, फिर फादर का नाम होता है, फिर टाइटल होता है। तो मोहम्मद इस्माइल उनका नाम रहा होगा, साबिर उनके फादर का था और इनामदार उनकी टाइटल थी। तो वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे और बहुत ही खूंखार और बहुत ही कड़क व्यक्तित्व के धनी थे वो और दिखते थे। मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया तो लगभग उनके साथ 3 साल मैंने काम किया। मुझे पता भी नहीं लगा कि उनके दिलों में मेरे प्रति क्या आकलन है, लेकिन इतना मुझे पता था कि कुछ काम वो मुझे थ्रू प्रॉपर चैनल देते थे और कुछ कार्य वो डायरेक्ट मुझे बुलाकर दे दिया करते थे और मुझसे उस कार्य का टाइमिंग पूछते थे कि इसको कितना 3 दिन में कर दोगे, इस काम को हमें 4 दिन में चाहिए, ये काम हमें 2 दिन में चाहिए, ये काम हमें 5 घंटे में चाहिए। इस तरह से वो हमारे साथ एक उसका समय निर्धारित कर देते थे। तो मैं कहता था यस सर, मैं कर दूंगा इसको, 3 दिन अगर चाहिए तो 3 दिन में सर मैं कर दूंगा। और उसके बाद मैं बताऊं, ईश्वर को मैं साक्षी रख के बोल रहा हूं कि मैंने कोई भी काम 3 दिन के लिए कहा तो 3 दिन नहीं लगाया, मैक्सिमम 2.5 दिन लगाया होगा, नहीं तो 2 दिन लगाया होगा। और कभी 5 दिन का काम है तो 4 दिन में करके उनको दिया होगा। 3 साल में उनके साथ काम किया और इस तरह से मैं काम करता गया, लेकिन कभी उन्होंने चूं तक नहीं किया या कभी उन्होंने इस तरह की कुछ ये नहीं दिखाई कि वो हमारे प्रति क्या समझते हैं क्या नहीं समझते। जिस भाषा में सामान्य तरह से हमारे साथ व्यवहार करते थे, सामान्य तरह से हमें काम देते थे और लेते थे। एक समय ऐसा है कि वो रिटायर्ड हो गए और रिटायर्ड होने के बाद उनका जो है वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पोस्ट में थे, तो वो रिटायर्ड हो गए और रिटायर्ड होने के बाद उनको जो है जॉब मिल गया प्राइवेट में अल्जीरिया में। तो वहाँ वो अल्जीरिया के लिए भी वो तैयारी कर रहे थे और रिटायर्ड भी हो गए। और वहीं के वो सोलापुर महाराष्ट्र के वो प्रॉपर रहने वाले थे, मिस्टर MIS इनामदार सर। तो हम लोग उनकी एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज किए थे सारे स्टाफ, क्योंकि वो रिटायरमेंट की भी ऑर्गेनाइज मतलब फेयरवेल थी, प्लस जो है उनका अल्जीरिया में प्रस्थान था। 1-2 दिन के बाद जो है उनको अल्जीरिया में ज्वाइन करना था, तो वहाँ भी वो जाने वाले थे। इस खुशी में हम सब लोग उनको जो है फेयरवेल एक ऑर्गेनाइज किए थे और हमारा पूरा परिवार सभी बाल बच्चों के साथ हम लोग उसमें शिरकत कर रहे थे। तो मैं अब पॉइंट पर आ रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे बाजे गाजे बज रहे थे, लोग खुशियाँ मना रहे थे और खाने पीने का प्रोग्राम था। रात को 9-10 बज रहा था। उस समय इनामदार साहब या कुछ लोग जो अपना कुछ कमेंट, कुछ बातचीत, कुछ इस तरह से होते नहीं, लोग लेक्चर वेक्चर देते हैं, तो उसमें कुछ लोग कुछ बोल के गए। उसके बाद इनामदार साहब का जब नंबर आया तो उन्होंने बहुत कुछ बोलते हुए थोड़ा बहुत बोला। उसके बाद उन्होंने एक शब्द बोला जिसको बोलने के बाद आज मैं भावुक हो जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मिस्टर राम लखन खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हुआ। बोले कि 3 साल के इस कार्यकाल में मैं इनको सर्वश्रेष्ठ पाया हूँ, मैं इनको सर्वश्रेष्ठ की खिताब देता हूँ, सर्वश्रेष्ठ की उपाधि देता हूँ। तो वही सर्वश्रेष्ठ मैं बोलने वाला
था कि ये खिताब मुझे मिल चुका है अपने कार्य में, और वो वैसे व्यक्तित्व से मिला है जिनको लोग बहुत सख्त मानते थे, जिनको लोग कहते थे कि यार उनके अंडर में काम करना बड़ा कठिन है, कोई लोग अपना ट्रांसफर नहीं लेता था उनके अंडर में काम करने के लिए, ऐसे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे वो। लेकिन उनके अंतर्गत कार्य करके मैंने, और अंत में उन्होंने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया वो आज मेरे जहन में है। मैं कभी कभी इसको यूज करता हूँ, कभी कभी अपने दोस्तों में, अपने परिवार में कहीं भी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं इस बात को सामने रखता हूँ कि इस तरह का खिताब मुझे अपने कार्यकाल में मिल चुका है। तो प्रिय साथियों, ये सर्वश्रेष्ठ बनने की वजह ये नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य करते रहेंगे, ईमानदारी से अपना सर्वस्व देते रहेंगे, अपना पूर्णकालिक योगदान कार्य में देते रहेंगे, सामान्यता देते रहेंगे, आप सर्वश्रेष्ठ अपने आप बन जाएंगे। लेकिन ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक छोटी सी पोएम के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैंने शायद बहुत समय ले लिया आप लोगों का। पोएम मेरी है, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे। तू छोड़ दे आंसू, उठ खड़ा हो मंजिल की ओर, अब कदम बढ़ा। तू छोड़ दे आंसू, उठ खड़ा हो मंजिल की ओर, अब कदम बढ़ा। हासिल कर एक मुकाम नया, पन्ना इतिहास में जोड़ दे। तू घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे। हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम तोड़ दे। उठना है तुझे नहीं गिरना है, जो गिरा तो फिर से उठना है। उठना है तुझे नहीं गिरना है, जो गिरा तो फिर से उठना है। अब रुकना नहीं एक पल, तुझको बस हर पल आगे बढ़ना है। राहों में मिलेंगे तूफान कई, राहों में मिलेंगे तूफान कई, मुश्किलों के होंगे वार कई, इन सब से तुझे न डरना है। तू लक्ष्य पे अपने जोर दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे। हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे। घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और माइक मैं अपनी नगमा बाजी को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। जय आन पैसिव, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राम लखन जी। एक्सलेंट, सुपर एक्सलेंट। आज का टॉपिक वाकई में एक तो बहुत ही शानदार नेम हमें अविनाश जी ने दिया, और वाकई में ये जो चीज आपने अपने प्रति जो पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताई है सर, मैं भी भावुक हो गई जब आप बता रहे हैं। तो जी सर, मैम। आपके टॉपिक बोलने से पहले मैंने आपको ये कहा था कि स्पीकर इन द वर्ल्ड, यानी बेस्ट स्पीकर। मैं आपको थैंक पहले ही यू, ये चीज आज के टॉपिक में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको। और लेकिन थैंक जब यू। आपने बताया कि मुझे सर्वश्रेष्ठ का जो है जी मैम। अवार्ड मिल चुका है, तो सर मुझसे ज्यादा और हम लोग इस जो मंच पर, यानी ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, ना जाने कितने ऐसे लोग आने वाले हैं इस मंच पर कि जो वाकई में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जी मैम। वाकई में मैं प्राउड फील करती हूँ, मुझे अविनाश जैसे इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इतने शानदार जी मैम। स्पीकर मिले हैं। और सेकंड, राम लखन जी, आप वाकई में जी मैम। आज मैं थैंक यू। धन्य हो गई। और हो सकता है मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से आप सब लोग इस मंच पे मुझे मिले हैं, और भी थैंक यू हमारे मैम। साथ हैं। और मैं तो अभी जो लोग आ रहे हैं मैं तो और उनको सुनना चाहती हूँ। उनको मौके जो दिए जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए दिए जा रहे हैं कि इसमें से निखर के आने वाले हैं, बहुत लोग आने वाले हैं जिनके अंदर बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ हमें देंगे। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो मैं कहूंगी अविनाश जी, थैंक यू सो मच, एंड राम लखन जी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार थैंक यू। आपने थैंक यू। एक्सप्लेन किया है। और वाकई में हम खुशनसीब हैं सर। कहने को मैं कुछ भी नहीं हूँ सर। एक, मैं कहती हूँ ना, मैं एक हाउस वाइफ हूँ सर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक हाउस वाइफ हूँ। बस मैं ये मानती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और एक हाउस वाइफ हूँ के ये ऑन पैसिव के माध्यम से जो आज हम मंच पर मिल रहे हैं और अपने अपने
एफर्ट लगा रहे हैं, जिसको जो आता है कह नहीं सकते, लेकिन अच्छी चीजों को चुनना, अच्छी चीजों को उठाना, अच्छी अच्छी बातों को प्रमोट करना, अच्छे तरीके से उसको जैसा कि हमने नाम यहाँ सेकंड जो दिया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो दिया है वो गलत नहीं दिया गया। कुदरत कहते हैं ना, कुदरत में कोई चीज बनती है तो बनती चली जाती है, तो ये हकीकत है। तो इस मंच में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक बैठे थे लिंक जोड़कर, रोज बैठते थे, लेकिन इसमें लोग आते गए और ऐसे अच्छे स्पीकर हमको मिल रहे हैं। तो मैं तो खुदा का सबसे पहले शुक्र अदा करूंगी, और उसके बाद अपना एश सर का, कि वो एक ऐसी कंपनी का नाम लेके आए, ऐसे अच्छे विचार के साथ आए हैं वो, कि वो मतलब सोच ही उनकी अलग है, कि आज हम लोगों की सोच उस तरीके की बन गई है। और सच पूछो तो कोई फर्क नहीं लगता कौन छोटा कौन बड़ा, एक मंच पे एक जैसे एक माइंडसेट के लोग लाकर रख दिए यहाँ पर। तो ये हम सब वी आर लकी, और आगे हम सोचते हैं कि अब यहाँ तक अच्छा हुआ है तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। ऑन पैसिव ने देने से पहले बहुत कुछ दे दिया है, तो ये मैं मानती हूँ, और वाकई में यही हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी भी कहते थे, और यही चीज मैं भी कह रही हूँ। और आज राम लखन जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो फिर दोबारा कहूंगी सर, राम लखन जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक कि यू आप मैम, जैसे थैंक यू स्पीकर मैम, हमको इस धन्यवाद। मंच पे मिले। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी एक बेस्ट स्पीकर जो कि छिपे हुए थे, अब ये आए हैं और वो अपना कमाल दिखा रहे हैं, डेली डेली के डेली दिखाते हैं। सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमने भी ठान लिया है कि बिल्कुल ऐसे करते रहेंगे खामोशी से मेहनत, कि उसका डंका बजेगा ही बजेगा। तो वेलकम अविनाश जी, वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू बाजी। और मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया आपकी बातें और राम लखन अंकल जी की बातें सुन करके, क्योंकि जो लाइफ का खुद का जो एक्सपीरियंस होता है और खुद के साथ जो बीती बातें होती हैं, और उनको जब आप इतने वर्षों के बाद बताइए, 76 का मैटर और आज 2024, इतने वर्षों के अंतराल के बाद, और वो सारी चीजें याद आना, और याद आना तो ऐसे आना कि अ, एक हमको एक सर्वश्रेष्ठ एक प्लेटफॉर्म मिला, सर्वश्रेष्ठ एक कंपनी मिली, सर्वश्रेष्ठ सीईओ सर का हम सभी को साथ मिला, और सर्वश्रेष्ठ हमारे सभी जो हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर मित्र हैं, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, इन सभी का हम लोगों को सहयोग मिला। तो सोचिए, जब सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है तो यकीनन जो आपने कहा कि अच्छा हो रहा है और अच्छा होता जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब हम अपने लिए चुनते हैं तो श्रेष्ठ चुनते हैं, जब हम अपने लिए चुनते हैं तो श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जब प्रभु पर छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनता है। नमस्कार एवरीवन, मैं अविनाश पांडे, ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस बेहतरीन खूबसूरत सेशन में हमारी होस्ट, हमारी क्रिएटर, हमारी ऑर्गेनाइजर नाजमा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने समस्त को होस्ट पैनल का मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ इस सेशन में उपस्थित अपने सभी लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन पैसिवियन मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक गरीब परिवार की एक छोटी सी कहानी है, जहाँ पापा ने अपने बच्चे के लिए 2 कटोरी हलवा तैयार किया और टेबल पर जाकर रख दिया, और बच्चे से कहा कि इसमें से एक कटोरी आपकी और एक मेरी, आप इसमें अपनी पसंद से चुन लो। एक कटोरी में हलवे में 2 बादाम ऊपर की ओर रखकर सजाए गए थे, और दूसरी वाली में कोई बादाम नहीं था। लड़के ने तुरंत दिमाग लगाया, हमारा गरीब परिवार है, बादाम तो कभी आता नहीं, तो बादाम वाली खा लेता हूँ। फटाफट उसने हलवा खाया तो देखा कि पापा वाली कटोरी में अंदर 4 बादाम थे, ऊपर नहीं था पर अंदर था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे वो ले लेनी चाहिए थी। हलवा खाते खाते उसने अपना मूड खराब कर लिया, उसे खुद पे बहुत गुस्सा आने लगा।
पिता समझ गया। पिता ने समझाया कि मेरे बच्चे, जीवन में कई बार जो हम देखते हैं, कई बार आंखें भी हमें धोखा दे जाती हैं, और जीवन में हमें जब तक स्वार्थ की आदत रखोगे, हमेशा हारते ही रहोगे। लड़के को समझ में आया। अगले दिन फिर से पिता ने 2 कटोरी हलवा बनाया। एक में वही 2 बादाम ऊपर थे और दूसरे में ऊपर से बादाम नहीं थे। लड़के ने फिर दिमाग लगाया कि कल जो हुआ था आज नहीं करूँगा, और उसने वो वाली कटोरी उठाई जिसमें बादाम जिसमें बादाम ऊपर नहीं था। उसे लगा कि शायद अंदर छुपे होंगे, और पिता को बादाम जिसमें ऊपर लगा हुआ था वो वाली कटोरी उसने आगे सरका दी। तो लड़के ने देखा कि पापा की कटोरी में जो 2 बादाम ऊपर थे वो तो उन्हें मिल गए, पर उसकी कटोरी में आज एक भी बादाम नहीं था। अब उसका दिमाग फिर से खराब हो गया। पापा ने अपने बच्चे को समझाया कि मेरे बच्चे, हमेशा अनुभवों से सीखो, ठीक है, लेकिन ये मत सोचो कि वही अनुभव दोबारा से होगा। अनुभव कई बार रिपीट नहीं होते, उनसे सबक ले लो। ठीक है, हर बार वैसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। लड़के को समझ में आया कि ठीक है, जीवन कभी-कभी नया चैलेंज लेके आ सकता है, चल सकता है। हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरे दिन फिर से पिताजी ने 2 कटोरी हलवा बनाया। फिर उसी तरह 2 बादाम ऊपर और दूसरी में ऊपर से कुछ नहीं। पिता ने बच्चे से कहा कि अपने पसंद का चुन लो। लड़का 2 दिन के सबक सीख चुका था, समझ चुका था, और फाइनली तीसरे दिन उसने एक बड़ी बात कहा कि पापा, आप घर में बड़े हैं, सबका ध्यान रखते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। परिवार में आप मुखिया हैं, आप पहले अपनी पसंद से चुनिए, जो बचेगा वो मैं उठा खा लूँगा। पिता पिताजी ने जिस कटोरी में 2 बादाम थे उसे उठाया और खाना शुरू किया। बच्चे ने दूसरी कटोरी वाला जिसमें बादाम ऊपर नहीं थे, उसको खाना शुरू किया। तो बच्चे ने देखा कि पिताजी को तो 2 बादाम मिले थे, और आज उसने बड़ी खुशी से उस कटोरी को उठाया जिसमें ऊपर से बादाम नहीं थे। पर आज उसकी कटोरी में अंदर 8 बादाम थे। तो ये कहानी हलवे और बादाम की नहीं है। ये कहानी जीवन का एक सार समझाती है, बड़े-बड़े लेसन्स देती है, और सबसे बड़ा लेसन तीसरे दिन सीखने को मिला। जब आप ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुनते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा जो काम आप कर रहे हैं, सच्चे मन से करिए, सच्चे भाव से करिए, और उस पर छोड़ दीजिए। अगर आपका मन पवित्र है, तो आपके काम का परिणाम भी पवित्र होगा, शानदार होगा, यादगार होगा। एक छोटा-सा कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, प्रेषित करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज मैं बाहर गया था, और आज बहुत सारे हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स मित्रों के साथ मेरी मुलाकात हुई। कुछ बातें मुझे अच्छी भी लगी और कुछ बातें अंदर से थोड़ा-सा बुरी भी लगी। कुछ हमारे साथी ऐसे थे जो पैकेज भी ले चुके हैं, और इंतज़ार ही केवल कर रहे हैं कि अब आएगा, तब आएगा, कब आएगा, न कभी अपडेट से मतलब और न कभी किसी मीटिंग को पार्टिसिपेट करते हैं। बस वो केवल या तो सोशल मीडिया के भरोसे रहते हैं, या फिर यदा-कदा मुझसे कभी कॉन्टैक्ट करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं या मुलाकात हो गई, तो बस उनका पहला ही क्वेश्चन होता है कि सर, अपडेट क्या है? सर, क्या चल रहा है पैसे में? और आज उससे भी ज़्यादा मुझे बड़ा एक आश्चर्य हुआ, एक बड़ी मज़े की बात हुई मित्रों। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे प्रोफ़ेसर साहब से हुई, जो कि डिग्री कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं। उनको कभी हमने अपने हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में ही एक क्राउड फंडिंग मेंबर, उनके माध्यम से मैंने उनको उन पैसे के रिगार्डिंग मैं उनको फाउंडिंग मेंबर के रूप में मैं बताना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि वो भी पोजीशन ले लें, बट उनके समझ में नहीं आया था। आज ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा आश्चर्य भी हुआ साथ ही साथ। आज उन्होंने हमसे ये पूछा कि सर, उन पैसे में क्या चल रहा है? मैंने कहा, सर, आप क्या फाउंडिंग मेंबर तो है नहीं? कहे, नहीं, मैं फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ।
मैंने पूछा कि क्या सर आप यूजर हैं क्या? बोले नहीं, मैं यूजर भी नहीं हूँ। तो आप सोचिए कि मुझे अच्छा भी लगा और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि मतलब वो उनके मन में क्या था मैं ये नहीं समझ पाया, वो किस लिए जानना चाह रहे थे वो मैं नहीं समझ पाया। कि आप फाउंडिंग मेंबर भी नहीं है और आप यूजर भी नहीं है, और उसके बावजूद वो और उनके साथ के दो तीन प्रोफेसर और थे, उनको भी बड़ी एक मतलब एक अंदर से उनके कौतूहल था कि ऑन पैसे में चल क्या रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऑन पैसे के फाउंडिंग मेंबर से कहीं ज्यादा अब कौतूहल मार्केट में लोगों को होना स्टार्ट हो गया है कि ऑन पैसे में चल क्या रहा है। इन लोगों को अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो इतने वर्षों से ये टिके कैसे हैं, ये लोग रुके कैसे हैं। तो कुछ बातें कभी कभी बहुत अच्छी लगती हैं। रामानंद सागर की रामायण में मेघनाद पर फिल्माया गया एक बड़ा शानदार गीत है। उसकी कुछ पंक्तियां दिल को छू जाती हैं। बेहद प्रेरक, आप कभी सुनिएगा। वो उस समय का प्रसंग है जब मेघनाद प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अपने राजमहल से निकलता है। उस समय का वो गीत है। उसकी कुछ पंक्तियां जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। कितनी बड़ी लाइन उसने उसमें बोली गई कि कोई दीपक है तो वो तूफान से नहीं डरेगा, और अगर वो तूफान से डर रहा है तो ये दीपक का गुण नहीं होगा। इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित एक छोटी सी कविता है कि यदि लक्ष्य बड़ा है तो आपको उसके रास्ते से घबराना नहीं चाहिए। यदि ध्येय ऊंचा है तो जो कुछ भी मिलेगा वो संघर्ष भी बड़ा होगा, वो स्ट्रगल भी बड़ा होगा, और अगर आप उससे डर रहे हैं तो वो शिखर, वो ध्येय, वो लक्ष्य आपके लिए नहीं है। इस कविता की पंक्तियां कुछ ऐसी ही हैं कि डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। शुरुआती पंक्तियों में एक पौधे का प्रतीक लेते हुए ये कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ। मिट्टी की परतों से, मिट्टी की परतों से, पथरीले रस्तों से, यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हों, हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ। मिट्टी की परतों से, पथरीले रस्तों से, यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हों, हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ, तो मेरे नवपल्लव साथी ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में, मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में, यदि भटकन लगती हो, यदि अड़चन लगती हो, तो छोड़ो ये, जाने दो, ये डगर तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। बार बार की बिखरन, उलझा उलझा जीवन, बार बार की बिखरन, उलझा उलझा जीवन, यदि बेचैनी लाता हो, मन सोच सहम जाता हो, तो छोड़ो ये, जाने दो, ये दुर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। पांव लगे घावों से, पथ के बहकावों से, पांव लगे घावों से, पथ के बहकावों से, यदि पीड़ा पाता हो, दृग में आंसू लाता हो। दृग अर्थात पलकें। पांव लगे घावों से, पथ के बहकावों से, यदि पीड़ा पाता हो, दृग में आंसू लाता हो, तो रास्ता कोई और चुनो, ये शिला तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। मिट्टी की परतों से, पथरीले रास्तों से, यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो, तो मेरे नवपल्लव साथी ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। विश्वास है ये कविता आपको समझ आई होगी और आप प्रेरित हुए होंगे, क्योंकि यदि आप दीपक हैं तो आप तूफान से नहीं डरेंगे।
यदि आप पौधा हैं तो आप मिट्टी की परतों और पथरीले रास्तों से नहीं डरेंगे। यदि हमारा आपका ध्येय बड़ा है तो पाँव में भले घाव हो, पथ में भले भटकाव हो, लेकिन आप इनसे नहीं घबराएंगे। वो जो शिखर की शिला है वो तभी आपके लिए है। मित्रों, हम सभी ने ऑन पैसिव जैसी एक वर्ल्ड क्लास की एक श्रेष्ठ कंपनी को तो चुन लिया है, पर क्या हम स्वयं में श्रेष्ठता लाने का प्रयास कर रहे हैं? और यदि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के गुणों को आत्मसात कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ बनने का इंतजार करिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच अविनाश जी, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। और कविता भी बहुत शानदार और बहुत अच्छी वाकई में। ऑन पैसिव हर किसी के लिए नहीं है, और ऑन पैसिव भी सच पूछे तो श्रेष्ठ है। और उसी के अंदर सब लोग वो आए हैं जिनको कुदरत ने पसंद किया है। और आज अगर मैं माहौल देखूं तो निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और जितना समय गुजरा है ना, तो नो डाउट ऐसा होता है। हम लोग बहुत घबरा भी जाते हैं इसी की वजह से कि टाइम ज्यादा आ रहा है और हमें उम्मीदें ज्यादा हैं। अब हालात ऐसे हैं कि ना ही पीछे जा सकते हैं, और आगे बढ़ने का रास्ता वेटिंग है, कमिंग सून है। ये सब सुनने को बहुत मिलता है, दिन भर सुनते हैं और दिन भर जवाब देते हैं। आज भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसको क्या यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये है कि आज हम पॉजिटिव हैं, तो हम जो है पॉजिटिविटी की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चीजों को समझते नहीं है, लेकिन जब हमें चीजें बड़ी दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं, और कुछ अच्छे लेवल पे नजर आ रही हैं, लेकिन समय लग रहा है। और बार बार ये चीज जो हम पहले चीजों को उठा रहे हैं और उनको सुन रहे हैं ना, तो उसमें यही है कि टाइम लगता है, बड़ी चीजों को टाइम लगता है, बड़े काम को टाइम लगता है। और पूरा पेशेंस जो है खन खनाता है कि अभी ठोक ठोक के उसको देखा जाता है कि अभी सब्र कितना बाकी है। तो ये सब चीजें ना अगर पहले हो चुकी हैं और बहुत अच्छा हो चुका है, हर किसी को देखो वो यही कहता है कि सब्र करो, हर बात पे सब्र करो, चुप रहो, सब्र करो, समय को देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। तो ये सब चीजें आज हम करते हुए कर रहे हैं, मतलब पहले इतनी फॉलो नहीं करी, लेकिन अभी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि चीजों को जब सीख रहे हैं तो उसको फॉलो भी कर रहे हैं, जब फॉलो कर रहे हैं तो उसको यूज भी करते हैं अपनी लाइफ की बातों में। तो वो उससे बहुत ज्यादा फायदे भी हुए हैं और बहुत अच्छा माइंड सेट भी हो रहा है, क्योंकि सामने जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो अब शांत हैं, हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी ये देख रहे हैं कि आखिर क्या चीजें देखते हैं। सबको इंतजार है, इसमें नो डाउट। थैंक यू सो मच अविनाश जी। आगे मैं बुलाना चाहूंगी, या अविनाश जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। वेलकम सर। मैं दोबारा बुलाना चाहूंगी आपको मंच पर, मंच की शोभा। अविनाश बाबू। अविनाश जी जा चुके हैं आई थिंक, नहीं आ गए। जी अविनाश जी, वेलकम सर। हेलो। जी, आपकी आवाज आते आते कट गई थी। अच्छा कंटिन्यू अच्छा, करिए। ठीक है अविनाश जी, मेरा कंटिन्यू हो चुका। आप आउट हो गए थे अच्छा अच्छा। शायद होस्ट पोजीशन से, राइट। नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हुआ था। चलिए नहीं, कल मैं आउट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ सुन था। लीजिएगा। रिकॉर्डिंग सुनना। चलिए ठीक है। और दूसरी बात, अब ओके। मंच संभालें आगे का। देखिए हमारे अपने जो स्पीकर्स हैं सबको ले लीजिए। बाकी उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, आज हमारे मंच पे यूसुफ शायद ओके, यूसुफ जी हैं। क्या सर आप हमारी जो बोली है उर्दू हिंदी इंग्लिश छोटी मोटी समझ पा रहे हैं सर? प्लीज यूसुफ, यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ओके नेक्स्ट ले लीजिए अविनाश जी अब आगे। ये फिलिस्तीन का देख के जी मैंने, बाजी। ओके कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके। तो नेक्स्ट एवरीवन, मैं अपने पैनल में से मैं इनवाइट करना चाहूँगा अगले चरण में। हमारे बीच में प्रमोद कुमार जी हैं। प्रमोद कुमार जी
मोस्ट वेलकम। अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। जी प्रमोद कुमार नमस्कार। जी। नमस्कार नमस्कार सर। सर, नमस्कार, वेलकम। ओके सर। जी, मैं सभी को ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड में सभी का स्वागत है। और मैं अपने मेंटर मिस नजमा रातू जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर हम अपने दिल की बात कर सकते हैं और अच्छा खासा ज्ञान भी ले सकते हैं सर। और अवनीश कुमार पांडे सर जी ने भी बहुत अच्छी स्पीच दी है जिसको मैंने आज सुना है। वाकई में आप सर बहुत अच्छी स्पीच देते हैं और ज्ञान का भंडार आपके पास भरा हुआ है। और हम उस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहेंगे क्योंकि जितना हमारे ले ज्ञान को पाने की कोशिश करेंगे उतना हमें ज्ञान मिलेगा। तो मैं और उधर एक सर और है, राम लखन सर है, वो भी बहुत अच्छी स्पीच देते हैं सर। उन्होंने बहुत बहुत अच्छी चीजें जानकारी दी हैं। तो ऐसे हमारे जो सहयोग करने वाले हैं इस मंच पर, मैं चाहूंगा हमें हमेशा उनको सुनना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। जब हम अच्छी चीजों को ग्रहण करेंगे ना, कहते हैं ना कुछ श्रेष्ठ लोग होते हैं जो अच्छी चीजों को हमें अनुभव कराते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अच्छे ज्ञान हर कोई नहीं देता। भटकाने वाले बहुत रास्ते हैं लेकिन सही ज्ञान देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं इस दुनिया में। तो हमें सभी से जितना हो सके ज्ञान लेना चाहिए। और जिस जिस भी किसी के पास बैठेंगे हमारे श्रेष्ठ विचार जिसके अच्छे विचार होंगे तो हम अच्छे विचार वालों के पास बैठेंगे तो हमारे अच्छे विचार होंगे, हम श्रेष्ठ बनेंगे। सबसे बड़ी चीज है हमारे ऊपर, हमें निर्भर करता है। हम श्रेष्ठ चुनेंगे, अच्छे लोग चुनेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हमारी सोच भी अच्छी होगी। अगर हम नेगेटिव लोग प्रमोद जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्रमोद जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। प्रमोद जी, हेलो आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। यस सर, यस सर। हेलो सर, अब आ रही है सर आवाज? आ रही है। कंटिन्यू सर करिए, ये कंटिन्यू। अपने आप चलते चलते हो नहीं सकता है नहीं, कुछ वो अपने प्रॉब्लम आप नहीं होगी वो। सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था क्या, और लहरा रही थी सर। और लहराते जी लहराते जी आपका प्लेन क्रैश हो गया था। ठीक है सर। अब आवाज कंटिन्यू आ रही है करिए। सर मेरी? अब आ रही है, जी अब आ सर। रही है। तो जी जी, तो हम सर जिस हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले अपने आपको में अच्छा ज्ञान देते हैं। सबसे बढ़िया हमें नॉलेज देते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के पास बैठेंगे हम, अच्छी नॉलेज मिलेगी तो हम अच्छा ही होगा। आज की डेट में अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे विचार मिलेंगे, हमारे सर्वश्रेष्ठ विचार मिलेंगे क्योंकि उन्हें उस रास्ते पे जाने के बाद पता चली है कि हाँ वाकई में अच्छी चीजें भी है। और वो ही इंसान हमें बता सकता है कि अच्छा क्या है बुरा है, जो पहले अच्छे और बुरे के बारे में जान चुका है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि हमें अपने अपने विचारों के बारे में और राय उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो अच्छे विचारों के हैं। गलत लोगों से विचार करोगे तो वो गलत ही रास्ता बताएंगे। अच्छे लोगों के साथ हम बैठ उठ करेंगे, अच्छे लोगों से बातचीत रखेगी तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। तो हमेशा अच्छे लोगों के तरफ, जो श्रेष्ठ लोग हैं उन वो ही बता सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और आज की डेट में जितने भी लोग कामयाब हैं उनकी बुकें, बहुत सारी बुक किताबें आती हैं कि हमें कैसे श्रेष्ठ बनना है, हमारे विचार किस तरीका से करना है। तो आज बुक भी बहुत पढ़ना जरूरी है क्योंकि बुकों से भी हमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है। और जब तक हम अच्छी नॉलेज नहीं होगी हमारे पास तो हम
श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। हमें हमेशा अच्छी चीजों को सीखने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे-अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, अच्छे-अच्छे लोगों से बातचीत करेंगे, तो हमें उनके विचार सुनने को मिलेंगे। अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो अच्छे विचार हमारे मन में भी आएँगे, और अच्छे विचार आएँगे तो अच्छा करने की सोचेंगे। जैसे कि आज हम देख रहे हैं सर, एसमो फारिब सर केवल एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक कंपनी के बारे में सोचा, ऐसी कंपनी के बारे में उन्होंने अपने विचार को अच्छी तरह से सोचा कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊँ जिससे लोगों का भला हो, और लोगों का भला हो, और आने वाला आज की डेट में सबसे एआई टेक्नोलॉजी उन्होंने चुना, ऐसा फील्ड चुना। उन्हें फ्यूचर के बारे में पहले से ही उन्होंने अनुभव कर रखा था इस चीज़ का, कि आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी बहुत आगे डेवलप होगी। तो उन्होंने इसी फील्ड पे काम करा, और आज उनका बहुत-बहुत शुक्रिया है कि आज की डेट में हम बहुत कम से कम 18 लाख फाउंडर उन्होंने चुने हैं, और ऊपर वाले की में भी इसमें निगाह सीधी है कि हम जैसे लोगों को इस कंपनी में फाउंडर बनाने का मौका दिया, और हमें इस काबिल समझा कि हम आगे चल के इस कंपनी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कंपनी के थ्रू सीखने को मौका मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर भी रहे हैं आज की डेट में। पहले हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी चलानी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जैसी संगत होती है वैसा ही रंग चढ़ता जाता है आगे। तो अवनी सर, मैं यही कहना चाहूँगा बस इस बारे में कि सभी को जितनी भी हमारी मीटिंग होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे-अच्छे लोग आते हैं, उनको सुनें, ध्यान से सुनें, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम जब सीखेंगे जभी हम किसी को सिखा सकते हैं, और अच्छा बता सकते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो मैं अवनीश सर को बुलाना चाहूँगा। सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सभी को अपने-अपने विचार रखने चाहिए सर। धन्यवाद सर जी। अवनीश पांडे सर जी, वेलकम। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज हम सभी को प्रोवाइड किया, हम सभी को देने का प्रयास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि मेरे नाम का जो मात्रा है थोड़ा ठीक कर दीजिए। अविनीश नहीं है सर, अविनाश है। अच्छा, जी, जी, जी सर। थैंक क्योंकि यू सर। ओके सर, बिल्कुल अवनी कोई इश्यू नहीं, आप अपने हैं ठीक है सर, तो सर। हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सर, सर, ओके, बिल्कुल थैंक यू। आगे से ध्यान रखूँगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट वेलकम। हम अपना इस मंच पे इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मनमोहन सिंह विरदी सर हैं। तो विरदी पाजी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आइए और आप अपनी कुछ महान विचार, कुछ अच्छे विचारों से हम सभी को शेयरिंग करें। तो विरदी पाजी, मोस्ट वेलकम। अविनाश जी, हेलो। जी। मैं ये कह रही हूँ, प्रभु है किसी भी नाम से पुकारो, इसलिए कोई किसी भी नाम से पुकारे। अरे नहीं। आइए विरदी हेलो। पाजी। हेलो हेलो। जी जी। जी पाजी। सत श्री अकाल सर, गुड इवनिंग। और सत श्री अकाल, गुड जो इवनिंग अभी सर। अभी जो प्रेजेंट समय है उसके लिए भी शुभकामनाएं, जो आने वाला समय है उसके लिए भी शुभकामनाएं। सभी की हेल्थ के लिए, सभी की वेल्थ के लिए, और सभी के सराउंडिंग के लिए, जो भी हमारे साथ में रहने वाले हैं उस सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। तो जो आपने आज का टॉपिक और बहुत ही अच्छी से आपने शुरुआत की है, बहुत ही अच्छे से आपने वो एक कविता के जरिए भी बहुत अच्छा सा बनाया है। श्रेष्ठ चुनो श्रेष्ठ बनो कैसे है। लेकिन मेरे ख्याल में जब से हम सोच संभालते हैं, कुछ ना कुछ जो भी अच्छा लगता है मन को, उधर की तरफ बचपन से ही आदमी दौड़ता रहता है कि हाँ मेरे को अच्छा चाहिए, ये अच्छा है। और जो बादाम की बात आपने बताई, बादामों की बात, ऐसा भी बहुत बार होता है, क्योंकि जब ये आदमी खुद चुनने की कोशिश करता है तो ऐसा वो जितना उसकी कैपेसिटी होती है तभी उसको मालूम पड़ता है भाई मेरी सोच से बड़ा कोई और भी सोच रहा था मेरी तरह, लेकिन मैं उसको छोड़ आया पीछे। लेकिन अपने ऊपर ज्यादा अपनी समझ सोच के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की वजह से मैं उसको पीछे ही छोड़ दिया, जहाँ उसका ध्यान ही नहीं दिया, और मेरे को बहुत कुछ मिलने वाला था और मैंने उसको गवा दिया। और
जैसे आपने भगवान के भरोसे की बात की है, तो एक बार कृष्ण जी बैठे थे, तो साथ में उनकी पत्नी भी थी, तो एकदम वो उन्होंने जूता भी नहीं डाला, उठकर भागे, और बहुत जोर से भागे, एकदम जूता भी नहीं डाला, तो और उसी टाइम वापस आके फिर बैठ गए सिंहासन पे। तो वो हैरान हुई, तो ये आपने क्या किया? तो इतनी जल्दी भागे और इतनी जल्दी वापसी आ गए। कहते मेरे एक भक्त ने मेरे को पुकारा था कि मैं संकट में हूँ, मेरी मदद करो, तो फिर वापस क्यों आ गए? तो बोले उसने मेरे जाने से पहले से पत्थर उठा लिया अपने अपने आप को सेव करने के लिए, तो मेरी तो जरूरत ही नहीं वहां पे। तो मतलब कि जहाँ पे भगवान हमारे लिए तैयार रहते हैं, हमारी अरदास की वजह से, और हम अपने कर्मों की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमको मालूम नहीं होता हमने क्या किया। जैसे एक आदमी टाइम पास करने के लिए उसको टाइम एक समुद्र के किनारे बैठा था, उसको नहीं मालूम टाइम कैसे पास करना है, तो वहां पे कुछ अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसने एक एक पत्थर उठा के समुद्र में डालना शुरू किया। तो जब ही उसने लास्ट पत्थर भी जो उसने डाल दिया था, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, जब ही सूरज निकला तो वो लास्ट पत्थर देखा, तो सभी जितने वो हीरो के एक ढेर पे बैठा था वहां पे, उसने सभी वहां पे फेंक दिए, खाली एक अपने टाइम पास करने के लिए हाथ से सभी कुछ निकाल दिया। तो ऐसी सोच हो जाती है कभी कभी, भाई हम ग्रैब नहीं कर पाते जो हमारे हाथ में होता है। अभी ऑन पैसिफिक की हम बात करें, तो हमको मालूम है जी भी हम द बेस्ट, मतलब कि हमारे जीवन को जो बेस्ट शेप दे सकता है, जहाँ पे हम हमारी वजह से बहुत से लोगों के जीवन को बहुत अच्छा शेप मिल सकता है, हम वहां पे हैं। लेकिन उसकी आउटपुट ना आने की वजह से तो हमको लगता है भी हम शायद कभी कभी बहुत से लोगों को लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे देख लो या उधर भी कुछ लोग, या यूट्यूब पे कमेंट में देखो, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं जब भी लाइव चलता है। कल रेहान सरकार और गयासुद्दीन जी ने वहां पे किया था लाइव, तो नीचे लोगों ने गंदी गंदी गालियां निकाली हुई थी, क्योंकि मैं वहां पे रिस्ट्रीम बोर्ड पे था, तो मैंने उनको फिर डिलीट किया, और मैंने उनको फिर हाइड भी किया, मतलब कि सीधा सीधा ही गालियां दे रहे थे, मतलब कि ऐसा ऐसे लोग भी हैं। उनका देखो, एक कंपनी ऐसी लेके चले हैं, कुछ लोग उनके साथ में चले हैं उनकी सोच को लेके, और लोगों को दिमाग में रोशनी करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग क्या दे रहे हैं उसको गालियां। क्या, जैसे ऐसी ने बोला था, अगर एक कॉफी का मग गिर जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? तो जहां है कॉफी में बड़ा सा कॉफी निकलेगी ना। अभी इसका मतलब उनके दिमाग में जो निकल रहा है वही उनके दिमाग में था। अभी थोड़ा सी सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हुई तो जो निकला, तो वो जो उनके था बाहर निकल आया। मतलब कि अगर विपरीत स्थितियों में अगर हम आप अपने आप पे ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो फिर मुश्किल है आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचना। क्योंकि अभी तो गालियां निकाल दी हैं, लेकिन अभी आप जानते हैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन अभी लोग इसके नाम से जानते हैं, इसके काम से शायद नहीं अच्छी तरह से जानते हैं ये कर क्या रही है। क्योंकि मैं तो एक सीधा सा कभी कभी समझाता हूँ, किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई अगर हम अपने मोबाइल पे उंगली लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो उसका लॉक खुल जाता है। दूसरे के घर का कोई मेंबर और लगा दे, या कोई भी दोस्त लगा दे, कोई भी लगा दे, फिर क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मालूम है भाई ये कौन है। तो ऐसे ही ये जो लोग अभी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये जो अपना वहां पे नजला निकाल रहे हैं ना, तो बाद में इनको जो रेशा होने वाली है, इनको सांस नहीं आने वाला। फिर बोलेंगे ये थोड़ा सब्र कर लेते, थोड़ा ऐसा कर लेते, लेकिन तभी इनके हाथ में सामान नहीं रहेगा। तो कुछ लोग रिफंड लेने की बात कर रहे हैं, जैसे आज आपने गुरशविंदर जी का लाइव देखा होगा। अभी 3 साल पहले आईडी लगाई है, 8,000, 10,000, 12,000 रुपये जो भी लगाया है, अभी आप वो बाप से लेके कितने दिन उससे रोटी खा लेंगे? क्या उससे बना लेंगे? मेरे पास भी एक बार मैंने एक फाउंडर हमारे घर में ही आ गया, तो ऐसे बोले हमारे को पैसे चाहिए, तो मैंने बोले मेरे को ये बता देना बाद में, इस पैसे से आपने कौन से प्लाट खरीदे हैं, कौन सी गाड़ी ली है, कौन से आपने महल खड़े कर लिए हैं, इससे बता देना मेरे को जरा। और जहां पे ये होने वाला है, और अगर आपके पास, क्या आप जीरो हैं, एकदम एकदम जीरो है? क्या आपके अकाउंट अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है उसमें भी 8-10 हजार रुपया नहीं है ना? तो आपको क्या दे रहा है वो, अगर वहां पे पड़ा रहे तो? और आपको तो निकालने वाले नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं, इतना तो होता ही है ना। तो अगर वो कुछ नहीं दे रहा, ये भी वहीं पे पड़ा है,
तो इससे तो आप इतना क्यों आउटपुट मांग रहे हो? वो 8,000 मान लीजिए 10 साल के लिए छोड़ दो आप वहां पे, अभी तो जहां पे 3 साल ही हुए हैं आपको, तो फिर वो 10 साल में आपको क्या आउटपुट दे देगा? वो 8,000 क्या हो जाएगा? 10,000, 8,000 का 16,000 भी नहीं होगा, तो और तब तक इसके 8,000 की वैल्यू क्या रहेगी? सिर्फ खाली एक लिक्विडिटी की वजह से आप उसको अच्छा समझ रहे हो भी, जो लिक्विडिटी का पैसा आपके पॉकेट में पड़ा है, जो आपके बैंक में पड़ा है, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जहां पे, लेकिन एक बात भाई और भी बताता हूँ बहुत बार, कभी कभी भाई आपने जो जो ये जो 10,000 रुपया जो सीड है, ये सीड है, ये बीजा है फसल के लिए। लेकिन ये फसल कौन सी है? ये वो फसल है जो आपके पुश्तों तक जाने वाले, ये बेल नहीं है। एक बार फ्रूट दिया, बाद में नई निकाल दो और नई निकाल लगाओ, वो भी जरूरी है। वो आप, हमारा जो करंट काम है उसके हिसाब से है। लेकिन अभी हम जो गार्डनिंग कर रहे हैं, वो हम बागों की गार्डनिंग कर रहे हैं, जो पुश्तों तक चलने वाला है। और आजकल जो जो क्या बात है, मतलब जो अपनी क्या बोलते हैं, इनोवेशन की वजह से, डिस्कवरी की वजह से, साइंटिफिक रीजन की वजह से आज हमने बीजों की भी ऐसी सुधाई कर ली है। हम उसमें उसके प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कर सकते हैं। जैसे बेर बेर होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसको जब भी पेंदू, हमारे पंजाब में पेंदू बेर बोलते हैं, तो बड़े बड़े हो जाते हैं, उसका क्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक और भी नाम दिया जाता है, हाँ अपने मेरे को अभी नाम दिमाग में नहीं आ रहा, तो वो ऐसा उसको बनाया जाता है आगे से आगे। तो एक हो रहा है जहाँ पे भी, तो उसको हमको देखना पड़ेगा जहाँ पे। और सर्वश्रेष्ठ में हम आ चुके हैं अगर, और उसके लिए समझने के लिए जो टाइम हमको चाहिए था वो भी हो चुका है। और फिर भी अगर हमारा गियर बैक में लग रहा है जहां, तो इसका मतलब गाड़ी हमारी में नुक्स है। सड़क ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारी गाड़ी में नुक्स, हमको उसको निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने सर्वश्रेष्ठ चुना है, इसको देखना पड़ेगा। यही है हमारा जो इमेजिनेशन है ना, जो हमारा इमेजिनेशन, वो अभी जब भी काम नहीं करता, तो हम ऐसे ऐसे उल्टे डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में हमारे को ही बर्बाद करने के लिए काबिल होते हैं, काफी होते हैं। तो जहां पे हमने सर्वश्रेष्ठ चुना है, जिस इस बात को अगर हम नहीं देख पाते, तो हम हमारे जो 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 नजमा जी ने मंच बनाया है, विनाश जी ने जहाँ पे आके सभी को बताते हैं, और बहुत से साथी हैं बहुत से मंचों की वजह से बताते हैं, अगर वो हमको कड़वे लगते हैं, जब वो लगता है ये तो उल्टा बोल रहा है, ये मिस गाइड कर रहा है, ये स्कैम कर रहा है, और बोलना बंद करो। जहां तो एक आदमी तो ऐसा बोल रहा था, हम सभी फाउंडरों को मिलकर वहां पे हैदराबाद ऑफिस में जाके धरना देना चाहिए। तो बताओ भाई, ये कहाँ पे मैच करती है? ये बात कहाँ पे मैच करती है? तो और अगर आपको धरना देना है तो जाके दो, दो चार, अगर आदमी नहीं चले तो आप साथ में मुर्गियां ले सको, ले लो। वो जहाँ पे आप धरना देखो, वो अंडे देंगी, कभी ना कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना आपको। तो मतलब कहने का भाई, ये बातें कभी कभी मजाकिया भी हो लगती हैं, लेकिन चुभती भी हैं। लेकिन अब अगर हम देखना चाहें, तो अगर कुछ नहीं हुआ, दूसरा है, अगर कुछ नहीं हुआ अभी तक, जब से आप ऑन पैसे में आए हो, अगर कुछ नहीं हुआ, तो वो काउंटिंग कैसे कर रहे हैं आप? अगर मेरे को तो लगता है जब से मैं आया हूं, उसके बाद में पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत कुछ ऐड हुआ है। जब मैं ऑन पैसे में आया तो वहां पे दफ्तर ही नहीं था बेंगलोर में, है ना। तो मेरे ख्याल में, अब सॉरी, बेंगलोर में दफ्तर था, वहां पे हैदराबाद दफ्तर ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे आते हुए बाद में हमारे आते ही हमने बुर्ज खलीफा देखा, उसके बाद में हमने ऑन पैसे स्टेशन देखा। तो और और बात क्या होती रही साथ साथ में, भाई हम get ready to give the best shape of to your life, अपनी लाइफ को अब तक की सबसे बढ़िया शेप देने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता दिख भी रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ खाली सिक्के की शनकार चुनना चाहते हैं, तो वो तो आपकी पॉकेट से नीचे गिरेगा तभी शनकार आएगी, वो गुम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा है ना, बारात में हम जाते हैं, वहां पे क्या होता है, वो जो लाड़े का जो क्या बोलते हैं, ब्राइड ग्रूम का जो पिता होता है ना, वो कभी कभी ऊपर से पैसे फेंकता है गाड़ी के ऊपर से, जब भी। तो बहुत से लोग वहां पे खड़े होते हैं, साथ में भी होते हैं।
आपने देखो कुछ लोग जो हैं वहां पे नीचे मतलब कि जब भी पैसा नीचे गिरता तो उठाते हैं, चारों दोनों पैरों और घुटने भी नीचे गिरा के पैरों पैसों को उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं उठाते जो बारात में शामिल होते हैं, जहाँ आगे जो बारात का स्वागत उसमें शामिल होते हैं, लेकिन कुछ लोग उठा रहे हुए हैं, इसीलिए वो पैसे फेंके जा रहे हैं। तो आपने उस टाइम देखना, ये उसमें देखना उसमें श्रेष्ठ कौन है, उसमें श्रेष्ठ कौन लोग हैं, जो पैसे उठा रहे हैं ठन ठन गोपाल वाले, या वो लोग जो कुछ भी नहीं उठा रहे हैं। आप तभी आपको मालूम पड़ जाएगा भाई आप कौन सी बात कर रहे हैं। अभी जो जहाँ पे छनकार चुननी चाहते हैं ना जो लोग, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं। ये बातें चुभती हैं लेकिन मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। इतने लोग, मैं तो दुखी इसीलिए होता हूँ भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं, 2-2 घंटे लगा के अपना पता नहीं कौन कौन सा टाइम छोड़ कर दूसरे लोगों का मार्ग पछता, उसमें जो गड्ढे गड़े हुए हैं, जो उसमें गंदगी पड़ी है उसको झाड़ू दे रहे हैं, और ये लोग उन्हीं के ऊपर ही जूते बरसा रहे हैं और गंदी गंदी गालियां भी बक रहे हैं वहां पे। अगर आपको गंदी गालियां बक के कुछ मिल रहा है तो फिर बकते रहो, यही नहीं तो किसी और भी, जहां पूरी दुनिया में जाओ, फिर तो आप सड़क के चौक कहाँ भी जहाँ ऊंचा कोई भी मकान है आपके शहर में, जहाँ पानी की टैंकी उसके ऊपर चढ़ के भी आप गालियां दो ऑन पैसे को, फिर क्या है, ताकि आपको कुछ मिल जाए। तो ये तो कम से कम विचार तो करना चाहिए ना, जो मैं कर रहा हूँ उसके आउटपुट क्या होने वाली है, वो आप किसके लिए बेनिफिट है। तो ये विचार इसीलिए आते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, जहाँ पे जो मंच पे आते हैं कोई भी नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो। और कभी कभी ऐसा हो, ऐसी बात करके भी, कड़वी बात करके भी, इसीलिए जैसे नीम की गोली होती है ना, ऐसी इसीलिए दी जाती है ताकि हमारी जो शरीर में एसिडिटी बने वो न्यूट्रलाइज होकर अल्कलाइन की वजह से उसको शरीर को ठीक किया जा सके। तो ये मैं उन लोगों के बरखिलाफ नहीं हूँ किसी के भी जिसके जिनमें फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उसको उनको यही सजेशन देने के लिए कर रहा हूँ भाई आप समय को समझने की कोशिश करें, क्योंकि 24 घंटे में 25 घंटे नहीं हो सकते ना, 48 हो सकते हैं, वो उतने ही रहेंगे, उस समय उसी के हिसाब से चलेगा। और जो टेक्नोलॉजी उसी के हिसाब से जितना टाइम उसने मांग रहा है वो बनेगी। और टेक्नोलॉजी तो बन गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने पे जो कानून है गवर्नमेंट के वो भी हमको करने पड़ेंगे ताकि लीगली सभी कुछ हो। तो आप अगर इसको और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज गुरशविंदर जी ने जो बोला है उसको भी आप यूट्यूब पे सुन सकते हो, ठीक है नहीं, कि हमारे लिए ही काम हो रहा है। इसके लिए जो हम कर रहे हैं, बहुत से लोग जो अभी और पसंद नहीं है वो कैसे खाना खा रहे हैं, उनके कैसे काम चल रहे हैं, वो किसको गालियां दे रहे हैं, ये भी देखना बनेगा आपका, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सो थैंक यू। काफी कुछ बोल दिया, शायद किसी को फिर भी हर्ट किया हो तो क्षमा करूंगा। मैं हर्ट नहीं कर रहा किसी को, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ उनका विचार बदल जाए ताकि वो हमारे जैसे हो जाए, हमारे साथी में हो जाए, तो हमारी जो पॉजिटिविटी है, जो दृढ़ निश्चय है, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ बनने का जो सपना है, जहाँ जो डेस्टिनेशन पे जो हम चले हुए हैं सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, उसको हमारे साथ ही रहे वो सभी, है ना, क्योंकि वो यही एक्चुअली वो यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं, है ना। अगर नहीं चाहते हैं फिर वो अलग बात है, वो नहीं मालूम क्यों नहीं चाहते हैं, जो उनको उसके बदले में कोई और शायद कोई दे रहा हो, पीछे से कोई सपोर्ट दे रहा हो, हाँ अगर तू ये करेगा तो तुमको ये मिलेगा, हो सकता मिल रहा हो। क्योंकि अगर जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो फिर जो लोग टिके हुए हैं वहां पे क्यों, क्योंकि उनको मालूम है बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जो लोगों को नहीं मिल रहा है गालियां कर रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है, हो सकता है बैकग्राउंड में कोई अनदर सपोर्ट हो उनको। तो ये उनकी उनकी हिसाब किताब की बात है, वो उसको हम नहीं जानते हैं। तो थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू नजमा जी, सभी का वहाँ बहुत बहुत थैंक यू जहाँ पे मंच पे जो सुन रहे हैं, और आगे और बातें अच्छी सी सुनाएंगे, और मतलब के और सभी का जो आने वाला समय है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे वो अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं मनमोहन सिंह विद्दी फगवाड़ा पंजाब से। धन्यवाद विरदीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि जो आप ने हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी अपनी वैल्यूबल अपने नॉलेज दिया, अपना बीच में अपने एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया। और साथ ही साथ आज आप मेरे एक बार ही बुलाने पे ही आ गए। कल मैं आपको 5-6 बार बुलाया था, बट शायद आप कहीं व्यस्त रहे होंगे, कोई इश्यू नहीं। तो थैंक यू विरदीपा जी। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में
संपन्ना शर्मा जी हैं, तो मोस्ट वेलकम संपन्ना जी, आइए और आप अपनी शेयरिंग रखें। हेलो, एम आई डबल सर। जी सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, सर, मोस्ट वेलकम सर। द बिगेस्ट फैमिली के इस मंच में हमारी मेंटर और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने फिर एक बार मौका दिया मुझे सर। और बहुत अच्छा चीज चुना है सर आपने, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बोले तो सर ये सर से बेहतर और हमारे लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है। आज जिस दिन से हमने अपने जीवन में अनपेशी को एंट्री दिया है और जिन्होंने उन्हें फॉलो किया है, केवल एसर की बात करूंगा मैं, बाकी यहाँ तो बहुत है बताने वाले, समझाने वाले, लेकिन जिन्होंने एसर के एक एक हडल्स को और एक एक उनके तकलीफों को जो अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं, शायद वो आज इन जो हैं जो चंद छर्रे जिनकी बात अभी सर कर रहे थे कि कुछ बोलते ना सर, वो क्या सिक्के ही आवाज किए करते हैं, नोटों की आवाज शायद आपने भी नहीं सुनी है और मैंने भी नहीं सुनी है। तो ये चंद सिक्के हैं सर जिनकी केवल इतनी ही इनकी जिंदगी है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इनको अगर मान लो अपन सोचे तो मुझे नहीं लगता इनको कोई सुधार की जरूरत है। इनकी सुधार ऑलरेडी 1 ईयर के बाद जो भी कंपनी का जो एनडीए के रूल्स ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से इनका हिसाब वो कंपनी कर लेगी। हमको इनके पीछे कोई सर खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है सर, जिसका दिमाग जैसा सोच लेता है वो वैसा बन जाता है। आज कहीं ना कहीं सर इतने दिनों से, आज इस ऑन पेशिव में आने के बाद से जो हमारे अंदर खुद के अंदर जो क्वालिटीज आई हैं, इसको अगर हम स्वयं नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें बता पाएगा कि हमें क्या इंक्रीमेंट आया, क्या हमारी सोच में एक बदलाव आई, और क्या इस कंपनी के प्रति समर्पित भाव से जो भी आप कर रहे हैं, मैडम कर रही हैं, तो ये सारी चीजें वही समझ सकता है जो इसकी कीमत समझता है। और बाकी के लिए तो बोलते हैं ना सर, क्या है कि एक कांच का टुकड़ा और एक हीरे में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वो पहचानने वाली एक नजर होती है जो कि उन दोनों चीजों को एक पहचान कर उस चीज का एक उपयोग करता है। तो यहाँ सर ने इतना अच्छा जो एक हमें कॉन्सेप्ट दिया, इतना अच्छा एक सोच दी, एक विजन दी कि आज हम अपने लिए बेहतर ना करने के लिए तो आए हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हम पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए भी एक इसमें एक क्रांतिकारी सोच और एक क्रांतिकारी बदलाव को देखते हुए भी अगर इन बातों से अगर मान लो हम निराश होंगे, हताश होंगे, परेशान होंगे, तो मैं कहता हूँ सर, आजादी इतनी आसानी से पहले भी नहीं मिली थी और आगे अभी भविष्य में भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके लिए बहुत तपस्या लगती है सर। और बोलते हैं ना सर, क्या मानो तो कंकर, ना मानो तो शंकर। उसको आप सीधा समझो या उल्टा समझो, बात तो एक ही है। जिनकी जैसी मानसिकता है उसी मानसिकता के हिसाब से अपने आप को इस पेशी में सरवाइव करने के लिए मजबूर है। और उसको कहीं से कोई एक मेरे पिताजी कहा करते थे कि आदमी समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन कोई घोल के पिला नहीं सकता है। तो ये सर वैसे ही लोग हैं जिनको घोल के पिलाएंगे भी तो इनको शायद समझ आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए सर। जो हम आप जो बेहतर से बेहतर अपने भविष्य को देख रहे हैं, जो एस सर ने हमारे सोच और विजन को इतना आगे तक का शुरुआत में ही बता दिया था कि एक हम सारे फाउंडर जो है एक समय के मदर टेरेसा बनना चाहते, बनने के लिए वो एक रास्ता बना चुके हैं। और आज उस चीज को ना देख के बस आदमी आज के अपने तकलीफ को देख के अगर इस तरह से कोई बयानबाजी करता है तो ये उसकी एक ओझी मानसिकता है, जिसको उन्हीं के ऊपर उनको छोड़ देना चाहिए सर। क्योंकि क्या है, जो जैसा रहता है सर उसकी संगत वैसे ही रहती है, तो हम इनकी संगत के चक्कर में अपनी रंगत नहीं बिगाड़ सकते। और यही सर भी चाहते हैं कि क्या बिग थिंग बिग ड्रीम, इनका लॉजिकली अगर मान लो इनके अर्थ में जाएंगे तो यहीं से समझ में आता है वो इन सब चीजों से दूर हैं करके वो चीजों से हमें रूबरू करा रहे हैं कि आप भी अपनी सोच को इन बेफिजूल की बातों से न उलझ के केवल अपने लक्ष्य में चलो सर। क्योंकि क्या है सर, आज हम तो ये चंद बेकार के लोग हैं जिनके पास में दिमाग नाम का चीज है कि नहीं ये भी हमको नहीं मालूम, लेकिन वो जो हमको दिमाग दे रहा है, जिसको देख के हम नित
नई ऊंचाइयों को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक हमको एक ऐड ही हुआ है, कहीं कोई माइनस तो हुआ नहीं है सर। और उसके बावजूद किसी की मानसिकता में ही माइनस है तो सर वो उनको बोलते ना उनका कुछ नहीं है, उनके लिए सोचना बेकार है और उनके लिए अपने लफ्ज देके उनको बेवजह का तूल देना भी बेकार है। ऐसे को बिल्कुल बोलते ना साइड करके ही अपन चलेंगे तो बेहतर हमको ऑन पेस्यू का फ्यूचर नजर आएगा सर। और बाकी सर की तैयारी तो सर हम सभी को मालूम है, जो रियल और जो इंटरनली जो बोलते हैं ना सर इमोशन से जो जुड़े हैं कि वो हर किसी को एक पारस हम पत्थर की जिंदगी जी रहे हो वो अपने टेक्नोलॉजी से और जो उनकी एक क्वालिटी है सर, जो उनका एक आज बोलते हैं ना मास्टर मार्केटर का जो एक रुतबा जो उन्होंने कायम किया है, उसका अभी खेल तो आना बाकी है। अभी तो हम उस प्रोसेस तक ही पहुंचे हैं कि जहां कंपनी लॉन्चिंग के लिए तैयार हो रही है और लॉन्च करने के लिए सर का कहीं कोई योगदान नहीं है, टोटल टेक टीम की ही एक तैयारी है। और जब वो रेडी पोजीशन देंगे, अपनी हरी झंडी देंगे, तभी ये सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने आएगी। और उसके बाद जो हमारे जीवन में जो बदलाव आना है, जो बोलते हैं ना मिजरेबल अनमिजरेबल, जिसको हम संभावनाओं में सोचना तो क्या किसी को सपने में भी नहीं आया है, वो सारे बदलाव जब आएंगे तब इनकी आंखें फटेगी और तब इनको जो है ना शायद शर्म आएगा तो आएगा, नहीं तो शायद ना भी आया तो इनके लिए फिर बोलना बेकार है। वही एक बात है सर कि हमको केवल हमारा लक्ष्य केवल ये है कि जो सोच और जिस मिशन और विजन के साथ है, केवल हमारा एक अर्जुन के हाथी हमारा जो निशाना है उनके बात पे रहना चाहिए, उनके काम में, उनके एटीट्यूड में और उनके हर एक सोच में रहना चाहिए। और बाकी इन सब चीजों को सोचने के लिए मैं बोलता हूँ किसी को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है सर। बस सर आज थोड़ा सा समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ओके सर। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी आपने शेयरिंग रखी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में सुकांति मसांता जी हैं, तो मैं सुकांति सिस्टर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सुकांति जी मोस्ट वेलकम। मेरी वॉइस आ रही है तो सुकांति जी मोस्ट वेलकम आपका। नेक्स्ट हम थैंक यू थैंक यू। जी 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 नमस्ते जी, नमस्ते 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 और वेलकम। सभी को नमस्ते नजमा मैम, और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी को नमस्ते, होस्ट को सभी को नमस्ते। और आज बहुत अच्छे से हमारे जो नेम रखे हैं और टॉपिक रखे हैं, श्रेष्ठ चुनो और सर्वश्रेष्ठ बनो, तो बहुत अच्छा सा हमारे जो मैम ने ये टॉपिक चुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी भी बहुत अच्छे से शेयरिंग दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। और अभी जो भाई साहब ने दे रहे थे बहुत अच्छे हैं। और हमको भी वही बात बोलना है कि हम एक सर्वश्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ चुनेंगे तो सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। तो जिस तरह सभी ने बता दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। सभी ने बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक 1 मिनट भाई सब चाहिए। थैंक यू मेरे लिए ज्यादा वेट करना पड़ा, थैंक यू।
और सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बनना है सभी को। यही बातें बताती हूँ कि जब छोटे से उम्र से हम पढ़ाई करने के शुरू किए, तो बचपन से सभी ने माँ बाप भी बोल रहे थे कि आप एक यज्ञ बनो और अच्छे से पाठ पढ़ो और सर्वश्रेष्ठ बनो। अगर उसी वक्त हम कुछ बुराई की तरह हम चल बसते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ बन नहीं सकते। तो ये हमको बचपन से ही सिखा गया है कि श्रेष्ठ चुनो और सर्वश्रेष्ठ बनो। टीचर भी वही बात बोलते हैं कि अच्छे बात बोलोगी तो अच्छे इंसान बन सकते हो। तो ये डेफिनेटली है। जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद कुछ काम करने के शुरू किए तो थोड़ा सा हमको मन में दिक्कत होता है कि हम कौन सी नौकरी करें और कौन से रास्ते में हम जाए। तो उसी वक्त हमको ध्यान लगता है कुछ ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन वहां से भी ठोकर खा जाते हैं। हम नहीं जानते हैं हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है और आगे क्या होने वाला है। तब हमको कोई ना कोई हमारे लिए एक गुरु बन के आता है कि जीवन में ऐसा करो कि सर्वश्रेष्ठ आप बन सकते हो। तो इसी तरह हमारे मिस्टर एस मुफारे ने भी एक ऐसा कंपनी लेके आए हैं जो सारे कंपनी को वो चूर कर देंगे और हमारे अनपेशी भी सर्वश्रेष्ठ बनने वाला है। ये मैं गर्व से कहती हूँ, मैं अनपेशीवान हूँ और सर्वश्रेष्ठ कंपनी के साथ जुड़े हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि अभी टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा हमारे लिए बन के आएगा और जो आएगा हम नहीं रख पाएंगे। और इतना खुश होंगे जो जीवन में बचपन से लेकर आज तक जितना भी हम दर्द से गुजरे हैं, वो दर्द कहीं से कहीं दूर भगा जाएगा और हम खुशियां ही खुशियां हमारे जीवन में लौट के आएगा। तो ये सर्वश्रेष्ठ कंपनी है जो हमारे मिस्टर एस मुफारे ने सभी के लिए बना के और सजा के रख के और लेके आ रहे हैं। हाँ, लगता है देर हो जाता है और टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि जो अच्छी चीज होता है ना तो उसके लिए लेट ही होता है। और एक बच्चा जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, वो उसको भी 1 साल लग जाता है, 365 दिन। और उनको जब वो सेकंड क्लास को जाता है वो कितना खुश होता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ खुशियां इतना जल्दी आएगा। मान लो आज जो तारीख है, आज जो दिन है, आज जो समय है हमारे लिए, आज रात अभी 11:03 हुआ है, लेकिन इसी दिन, इसी समय, इसी टाइम, अगले साल इसी दिन को लिए आप देखोगे आज जहां पर हो, काल उसी दिन और जो दूसरे साल में आ जाएगा, आपके जीवन क्या क्या रंग दिखा के आएगा। तो खुशी और जो आएगा जीवन में वो खुशी झलक के आएगा। तो अभी सन्नाटा है, साइकिल आने की रफ्तार हो गई है, बस थोड़ी सी शांत दिमाग और शांत आसमान की तरह अभी सन्नाटा छा गया है। जिस तरह साइक्लोन आता है तो पहले से ही वो शांत हो जाता है, तो उसी तरह हमारी अनपेशी भी एक शांत है और सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। और हम सर्वश्रेष्ठ कंपनी के साथ सभी फाउंडर्स भाई बहन, हम 14 लाख फाउंडर्स हम जुड़े हैं। तो वेरी ग्रेट हम और ग्रेट पर्सन हम हमारी जीवन। तो थैंक यू। और लास्ट में ही बोलना चाहती हूँ, झूम के नाचेंगे हम, गर्व से कहेंगे हम, अनपेशीवान श्रेष्ठ बने हैं, श्रेष्ठ बने हैं, सारी दुनिया को दिखाएंगे, हर खुशी हम जीवन में समेट लेंगे, जीवन में समेट लेंगे, जीवन में समेट लेंगे। श्रेष्ठ चुने हैं कंपनी हमारा और सर्वश्रेष्ठ बनेंगे हम, अनपेशीवान दुनिया को दिखाएंगे क्या है हमारा अनपेशी
जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं है इसमें, वो थोड़े दिनों में बोलेंगे हम क्या गलत थे। हम तो एक सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया को दिखाएंगे और खुशियां ये खुशियां सभी को बांटेंगे, सभी को बांटेंगे। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू मुझे इतना बोलने के लिए मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुकांति सिस्टर, आपने बहुत बेहतरीन शेयरिंग आज करी और बहुत सुंदर आपका गीत भी रहा, बिल्कुल आपकी तरीके से सुंदर, आपके मन वचन वाणी की भांति बिल्कुल बहुत सुंदर आपने गाया। तो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे डमरू वाले हमारे भोलानाथ वर्मा जी को। तो भोलानाथ वर्मा जी मोस्ट वेलकम, अगर आप बोलने की कंडीशन में हो तो मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में शादीलाल सर हैं। तो शादीलाल सर मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप भी सर अपनी कुछ वैल्यूबल शेयरिंग रखें। शादीलाल सर। जी जी, थैंक यू सर मोस्ट अविनाश जी, वेलकम, आइए स्वागत है सर। थैंक जी यू सर। अविनाश जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका हमें बुलाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा इस ओपी बिगेस्ट फैमिली द वर्ल्ड के ऊपर हमारे मेंटर हमारे नज़मा जी को हम सलाम पेश करते हैं। और अविनाश जी, आपकी भी शेयरिंग बहुत ही काबिले तारीफ, और राम लखन जी ने भी जो स्टोरी सुनाई या जो शेयरिंग की, हम बहुत इमोशनल हो गए, जो भी इन्होंने अपने मन की बात रखी और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद सुकांति बहन ने भी जो अपनी शेयरिंग रखी, और इनको तो मैं ये बोलूँगा कि ये उड़ते हुए परिंदे को गोली मार के नीचे गिरा सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर बात के ऊपर इनका गाना जो बनाते हैं ये बनाती हैं उन पैसों के ऊपर, काबिल तारीफ है, बहुत ही लाजवाब है। और जिसने भी शेयरिंग की, बहुत ही अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया। अपने मनमोहन जी ने जो बात सुनाई कि कुछ लोगों ने कोई गलत बात बोली, तो देखिए अपने अपनी थिंकिंग है, अपने अपनी सोच है। अभी किसी के बारे में क्या बताएं, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो तो ऊपर वाला ही जाने। तो हम तो यही बोलेंगे कि जब तलक ओन पैसे फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। और आज का जो टॉपिक है, सर्वश्रेष्ठ चुनो सर्वश्रेष्ठ बनो, तो ये पूरे हमारे कंपनी के ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं कि सर्वश्रेष्ठ कंपनी है और हम सभी सर्वश्रेष्ठ बने हुए हैं। सिर्फ हमें इतना ही इसके बीच में हमें क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी सब्र रखनी है कि रातों रात कोई भी चीज़ बन के सामने नहीं आती है। खाना बनने में भी टाइम लगता है, कोई चीज़ हम खेत में लगाते हैं उसको उगने में भी टाइम लगता है। में वृक्ष लगाते हैं उसमें भी फल देने में टाइम लगता है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों? हमने कौन सा इतना यहाँ पर कोई करोड़ों रुपए का हमने यहाँ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया कि जो कि हमको चुभ रहा है। तो छोटा सा एक हमने इसमें अपना योगदान दिया हुआ कंपनी के बीच में, तो उसको उसी को हम एक दिन हम उसको हमने कंपनी को दिया और दूसरे दिन हम कंपनी से मांगना शुरू कर दिए कि हमको दे दो।
अरे इसके अलावा भी तो कई काम हैं जो हम कर रहे हैं। कभी कंपनी ने ये नहीं बोला कि आप कंपनी में आ जाओ और सब काम छोड़ दो और कंपनी के पीछे ही पड़ जाओ, वेबिनारी करते रहो, मीटिंगें करते रहो, ऐसा तो कभी नहीं बोला है सर ने। उन्होंने ये बोला था कि आप अपना जिस काम में हैं, उस काम को करते रहिए और जब आपको ये पता चलेगा कि औंध पैसों के बीच में आपका पेट भर रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद आप उस काम को छोड़िए। लेकिन वो हमारी अपनी अगर सूझबूझ है कि हमने सब काम छोड़कर हम औंध पैसे में आ गए, तो वो सर की गलती नहीं है, कंपनी की गलती नहीं है, वो हमारी अपनी इंडिविजुअल की गलती है कि हमको काम तो करना चाहिए मेरे भाई, रोटी तो खानी है। तो हम उस अपनी गलती को नहीं महसूस नहीं करते, वो अपनी गलती भी हम कंपनी के ऊपर डाल देते हैं कि नहीं जी हमने 10,000, 20,000 या 15,000 जो भी लगा, जो भी एफर्ट हमने लगाया हुआ है, तो उसको इतने जल्दी बैक में उसको हम बैक माँगते हैं कि नहीं हमको दे दो। 10,000 अगर हमारी जेब में होता या 20,000 होता तो आज तक हमने कब से खर्च कर दिया होता, पता नहीं कहाँ क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जेब में नहीं रहता। एक हाथ से आता, दूसरे हाथ से वो निकल जाता है। तो ये हमको सोचना चाहिए कि अगर इस इतने बड़े घर में हम आए हुए हैं, इतनी बड़ी कंपनी के हम फाउंडरशिप हमको मिली है, तो हमें भी अपने दिमाग में थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए कि हमें भी टाइम देना चाहिए कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, आगे आने वाले समय में। अभी कितना खर्चा कंपनी का हो रहा है, कहाँ ऑफ़िसों के बीच में लोग हैं, कितने ऑफ़िस हैं, कहीं पर अपने हैं, कहीं पर हमको रेंट पे लिया है और टैग टीम को पेमेंट करनी है। जो हमारी ऐड हर जगह पर हो रही है, जो हम प्रमोशन अपने कंपनी की कर रहे हैं, उसके उसके ऊपर पैसा लग रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमने तो नहीं दिया, हमने तो उतना ही दिया कि जो पहले फर्स्ट बार हमने ओ कनेक्ट को बाय किया और पहले हम कंपनी के फाउंडर बने, फाउंडरशिप हमने ली, उसके बाद हमने ओ कनेक्ट को बाय किया, उसके बाद हमको $107 हमको बैक भी वापस आ गए। तो इतना सा पैसा हमने दिया हुआ है और हम इतना हक जताते हैं कि जैसे हमने कंपनी को ही खरीद लिया। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हर काम को इतने बड़े काम को करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक हम अगर घर की फाउंडेशन रखते हैं, तो घर के पा अगर हमारे पास पैसा भी है या पैसा नहीं हमने लोन लिया, पैसा हमारे पास आ गया, लेकिन घर को पहले हम उसके फाउंडेशन करेंगे, पहले उसका प्लंथ देंगे, उसके बाद फिर उसकी हम दीवार देंगे, उसके बाद फिर लेंटर डालेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद रेस्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद बिजली फिटिंग होगी, वाटर फिटिंग होगी, फिर अंदर की फिटिंग होगी। कम से कम अगर आपकी जेब में पैसा है तब भी आपको 2-3 साल उस घर को बनाने के लिए लगते हैं, उसकी फिनिशिंग करने के लिए। पैसा होने के बावजूद भी मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम वहाँ जाने के हकदार होते हैं, उसके डेंटिंग, पेंटिंग, उसका पीओपी, उसकी सफेदी, उसका सब कुछ, उसका मार्बल, उसका टाइल, उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे, जाली वगैरह सब फिट होने के बाद फिर हम उस घर के अंदर जाते हैं, पैसा होने के बावजूद भी। तो ये हमारा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ी कंपनी है, इतना हमको मतलब 1 साल, 2 साल का हमारा ये कंडक्ट नहीं है, 10 साल, 20 साल का नहीं है। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये जनरेशन टू जनरेशन हमारा ये बिज़नेस चलने वाला है। तो उतनी लंबी सोच हमको रखनी चाहिए। 10-20 साल की ये नहीं सोच, हमको ये 50 साल, 100 साल का आगे हमको सोचना चाहिए इस बिज़नेस के बारे में। तो एक दिन हम बिज़नेस में गए और दूसरे दिन हमको पैसा वापस चाहिए। तो इतनी जल्दी ये काम कैसे हो पाएगा? और देखिए जब हम रेस होती किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर हम दौड़ते हैं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट उसमें होते हैं, वो सभी आगे को ही दौड़ते हैं। जैसे फर्स्ट तो एक ही आएगा, दूसरा सेकंड आएगा, तीसरा थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, कोई पोजीशन हमारी आएगी, लेकिन सभी आगे ही दौड़ते हैं। कोई पीछे को तो आज तक नहीं हमने देखा कि कोई पीछे को दौड़ रहा है तो वो उसमें भाग ले रहा है।
दौड़ना सब कोई आगे है, तो हमको सब कोई आगे दौड़ना है। तो कहने का यही मतलब है कि हमको कंपनी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, उसके बाद कंपनी के ऊपर फेथ रखना चाहिए और अपने सीईओ या सर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तब जाकर हमारा बेड़ा पार हो सकता है। 2 रास्तों पे कभी भी मुसाफिर पार नहीं जा सकता। एक रास्ता चुनेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा, अगर 2 रास्तों पे हम गए, हमारी नाव जो है बीच धार में डूब जाएगी। हम कभी भी एक किनारे से दूसरे किनारे पे नहीं जा सकते। तो दिल में अगर हमारे तमन्ना है या हमारा दिल में हमें भरोसा है कि यस, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो तभी हमारा बेड़ा पार होगा। तो 2 माइंड, डबल माइंड कभी नहीं रखना चाहिए। अगर हम इसमें कूदे हैं, तो हमको अपनी नैया पार करनी ही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल। तो लंबी सोच रखो, हम लंबी रेस के हैं, लंबी रेस को हमें पार करना है। छोटा-मोटा 10 दिन, 20 दिन बढ़ गया या ये हो गया, वो नहीं सोचना है। हमको बहुत आगे देखना है, बहुत आगे सोचना है, तब जाकर हमारी नैया पार होगी। अदरवाइज़ जो छोटी सोच के लोग हैं, तो उनकी किश्ती डगमगा जाएगी। तो उनके लिए फिर क्या बोल सकते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हम यही बोलते हैं, भैया आप अगर आए हो, अगर आज तक आप यहाँ पर रहे, तो आगे भी आप एक दूसरे की उँगली पकड़कर चलिए। यहाँ आपकी नैया पार लगाने के लिए बहुत सारे हमारे मेंटर, बहुत हमारे यहाँ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो हमारी नैया को पार करा सकते हैं, लेकिन हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है, तब हम पार हो सकते हैं। तो अगर रास्ते में हमने उनका हाथ, उनसे अपनी उँगली छुड़ा ली, तो वो पार हो जाएँगे और हम इसी किनारे पे रह जाएँगे। तो थैंक यू अविनाश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने हमको सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शादीलाल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में मोहम्मद तौफीक जी हैं। तौफीक जी, अगर आप कुछ अपनी शेयरिंग रखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मोहम्मद तौफीक जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में, हमारे बीच में जगत राम जी हैं। जगत राम जी, स्वागत है आपका सर, और आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं जगत राम जी। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में वीर नारायण बाथम जी हैं। तो वीर नारायण जी, मोस्ट वेलकम। वीर नारायण बाथम जी, मोस्ट वेलकम सर। मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में सुजीत ओराव जी हैं। सुजीत ओराव जी, स्वागत है आपका, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। हेलो, मेरा अविनाश सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी वीर नारायण जी। जगत राम जी, आप 2 मिनट बाद आप प्लीज बोलिएगा। जी वीर नारायण जी, आप स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।